नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इंटरव्यू है एएनआई के साथ, जिसको लगभग सभी चैनलों ने प्रसारित किया है, वो आज के दिन की एक बड़ी सुर्खी रही है, बड़ी खबर रही है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल को जो राहत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से, और अब उनके केस की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी, वो भी एक बड़ी खबर रही। लेकिन एक और चर्चित खबर रही, और ये चर्चित खबर क्या है, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये चर्चित खबर ये है, कन्हैया कुमार जो जेएनयू से फेम या डिफेम, टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, उन्होंने टुकड़े टुकड़े का नारा नहीं लगाया, लगाया कि नहीं लगाया, लेकिन उनकी पहचान तो वही है। ऐसे कन्हैया कुमार वामपंथी दलों को छोड़कर के, उनकी राजनीति को छोड़कर के कांग्रेस में आ गए थे, राहुल गांधी के साथ आ गए थे। और कांग्रेस में इनको राहुल गांधी की ही बदौलत बड़ा सम्मान भी मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने का भी उनके साथ, वो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा में चलने का भी। और बताते हैं कि रणनीति बनाने वालों में योगेंद्र यादव और कन्हैया कुमार भी शामिल हैं, यानी धुर वामपंथी विचारधारा के लोग। अब कन्हैया कुमार को अगर आप दिल्ली की एक सीट से लोकसभा का प्रत्याशी बना रहे हैं, तो फिर सवाल तो साहब उठेंगे, और लोग पूछेंगे तो जरूर कि आपने दिल्ली की जो आपकी लीडरशिप है, जो संघर्ष करती रही है, जो चुनाव लड़ने की तैयारी करती रही है, उनको, उनमें से किसी को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के बजाय आप बिहार से आने वाले किसी एक विवादित चेहरे को दिल्ली की एक सीट से टिकट आखिर क्यों दे रहे हैं? और आप संकेत और संदेश क्या देना चाहते हैं? और क्या राहुल गांधी किसी ऐसी दिशा में अब कांग्रेस पार्टी को लेकर के जा रहे हैं जिसको आम तौर पर देश का जो आम मतदाता है वो तो कम से कम पसंद नहीं करता है? तो क्या लोगों की जो भावनाएं हैं, जो सोच है, जो समझ है, उसको भी राहुल गांधी अब चैलेंज कर रहे हैं? उसकी भी परवाह नहीं कर रहे हैं? तो मेरे साथ सीधे प्रयागराज से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी। अनुपम जी को जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनुपम जी, कन्हैया कुमार को दिल्ली से लोकसभा का टिकट, क्या कहेंगे? ये हो सकता है राहुल गांधी की दृष्टि में कोई मास्टर स्ट्रोक हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कहीं बिहार में जैसे पिछली बार बेगूसराय या और किसी सीट से दे देते तो शायद ये रोज रोज की इतनी सुर्खियां ना बनती, यहाँ दिल्ली में मीडिया इतनी चर्चा ना करता, ये एक दबा छिपा सा रहता मामला। अब तो यहाँ रोज कन्हैया कुमार पर कुछ ना कुछ बवाल होता रहेगा। इससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा या नुकसान होने वाला है? ओंकार जी, देखिए, इस बात का सवाल में इस बात के जवाब मैं तीन हिस्सों में देता हूं। पहले तो ये कि कन्हैया कुमार से पहले भी कांग्रेस में जेएनयू के 3 प्रेसिडेंट जा चुके हैं, शकील अहमद खान, संदीप सिंह और मोहित पांडे। ये तीन की मतलब आप सोचिए, चार जेएनयू के 4 प्रेसिडेंट इस समय टीम राहुल और टीम प्रियंका में बटे हुए हैं। संदीप सिंह बहुत जमाने से प्रियंका का चार्ज देख रहे हैं, कन्हैया कुमार यहाँ का चार्ज देख रहे हैं। अब आपका एक सवाल देखिए, राजनीति में परसेप्शन होता है। कन्हैया कुमार पे मुकदमा चल रहा है, अभी तो अदालत तय करेगी कि उन्होंने टुकड़े टुकड़े की बात कही थी, नहीं कही थी। वो ना हम तय कर सकते ना आप तय कर सकते। लेकिन राजनीति में वोट डालते परसेप्शन होता है कि साहब किसने क्या किया। कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग करके पूरा इनका नाम लिया जाता है। तो अब ऐसे में जो आप बात कर रहे हैं बिहार की, उसका जवाब तो बहुत आसान है।
बिहार में लालू यादव किसी यंग लीडर को खड़ा नहीं होने दे सकते, आपको भी मालूम है। वो तेजस्वी के सामने किसी को खड़ा नहीं होने देंगे। पिछली बार लालू जेल में थे तो इन्होंने बेगूसराय चुनाव भी लड़ लिया। अब वो लालू बाहर हैं, वो तो सवाल ही आप भूल जाइए। आज आप देख रहे हैं मीसा भारती को पाटलिपुत्र में 2 बार हराने वाले रामकृपाल यादव कैसे कह रहे हैं कि लालू यादव ने अपनी लड़की के कैरियर के लिए मेरी राजनीतिक बल लेने की प्रयास किया। आप देख लीजिए पप्पू यादव कैसे रोके कह रहे हैं लालू यादव ने अपने लड़के यानी तेजस्वी यादव कैरियर के लिए मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश। दोनों यादव वर्सेस यादव आप देखिए। तो दो बयान आपके सामने। कन्हैया कुमार को भी उसी श्रेणी में मानिए आप। कन्हैया कुमार को भी आप मानिए कि लालू यादव के रहते और जब वो तेजस्वी यादव को वहां का अनचैलेंज किंग बनाना चाह रहे हैं तो किसी को सामने नहीं आने देंगे। आप भूल जाए, एकदम कोई मतलब ही नहीं। मतलब ये एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से चिराग पासवान ने लालू यादव से हर तरह के प्रलोभन के बावजूद दूरी बनाकर रखी। इसलिए बिहार में तो कांग्रेस इस कदर सरेंडर कर चुकी लालू यादव के आगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सामने, बिहार में लालू यादव के आगे। देखिए उन्होंने किस तरह वादा करके अपनी पप्पू यादव से अपनी पार्टी के विलय कराया कांग्रेस में, और बाद में वो सीट दे दी उन्होंने लालू यादव। कमाल ही कर दिया साहब एकदम। जो उन्होंने कांग्रेस में पल्लवी पटेल और के स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ किया। पहले इनको हवा भरी जब ये चढ़े तो बाद में अखिलेश यादव के सामने सरेंडर कर दिया। अपनी सीटें 11 से बढ़ा के 17 करवा ली। उन 6 सीटों के लिए इनकी बलि दे दी। पल्लवी पटेल रोती रह गई कि कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी होगी, कौन सुनने वाला है। वहां पे काम निकल जाता है, कांग्रेस पे फोन नहीं उठाता। वही आप कन्हैया कुमार का जान लीजिए, जो पल्लवी पटेल के साथ हुआ, जो पप्पू यादव के साथ हुआ, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हुआ, जो रामकृपाल यादव साथ हुआ, इसी तरह कन्हैया कुमार को भी आप जान ले। अव्वल तो उनको बिहार से लड़ने का ही कोई इजाजत नहीं थी। मानिए माले वगैरह के टिकट में लड़ भी गए होते, वैसे भी वो सब लालू यादव की अब पिछलग्गू पार्टियां हो गई हैं। लेकिन मानिए कहीं से लड़ भी जाते तो लालू यादव को हरवा के दम लेते। अब बात आते हैं कन्हैया कुमार के दिल्ली में। आज ओंकार जी मैंने एक फोटो ट्वीट की है, मैं भेज रहा हूं, अगर हो सके तो अपने दर्शकों को दिखाएं। कन्हैया कुमार को जब ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले मामले में जब इनके ऊपर मुकदमा हुआ था, जब मैंने दिल्ली में कोर्ट में पेश करना था, इनके खिलाफ साहब दिल्ली में इतना ज्यादा रिजेंटमेंट था कि लग रहा था ये लोग पीट डाले। पुलिस की वर्दी में हेलमेट पहना के कन्हैया कुमार को पेश किया गया। अब आप ये सोचें कि जहां पे कोर्ट में किसी को पेश करने के लिए उसको पुलिस की वर्दी में और हेलमेट पहना के कि कोई पहचान ना पाए, इस तरह अगर उसको पेश किया जा रहा है उस शख्स को, तो ऐसे आदमी को आप उसी जगह से, उसी दिल्ली से अगर आप टिकट दे रहे हैं तो फिर बलिहारी आपकी बुद्धि की। देखे साहब, देखिए जस्ट वॉच कन्हैया कुमार। ये इनको कोर्ट में ऐसे पेश किया गया कि ऐसा ना हो पिट जाए। जो आदमी मतलब दिल्ली पुलिस को इनको ऐसे पेश करना पड़ा है, वो शख्स वहीं से चुनाव लड़ रहा है। अब आप सोच के देखें। फिर मैंने लिखा कि फिर कहेंगे ईवीएम हैक हो गई, फिर कहेंगे ईवीएम हैक हो गई। तो आप मैं तो कह रहा हूँ कोई सरकारी में नहीं देखता हूं। मैं जहां पे प्रयागराज में रह रहा हूँ ओंकार जी, वहां 2 सीट है। एक सीट कांग्रेस की जिसे कहना चाहिए पुश्तैनी सीट है, जहां से जवाहरलाल नेहरू जिंदगी भर प्रधानमंत्री होते रहे। उसके बाद उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित जीतती रही। वो सीट उन्होंने सपा को दे दी। वो सीट उन्होंने समाजवादी पार्टी को दे दी समझौते में। तो जो दूसरी सीट जिसमें 1984 के भी पहले से इनके पास जा चुकी थी, 1984 में इनको अमिताभ बच्चन को वहां से लड़ाना पड़ा था जिताने के लिए। वो सीट जो आज 40 साल में जहां पे 10,000 वोट नहीं पाए, वो सीट खुद लड़ना। तो ये एक विचित्र सा, मैं कह रहा हूं ना, इनके लॉजिक में, इनके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, इनकी चुनाव लड़ने में लॉजिक ढूंढना ही इलॉजिकल है। ओंकार, ये रेवती रमन सिंह के बेटे हैं क्या जिनको टिकट दिया गया है? जी हाँ, ये उज्ज्वल रमन सिंह। जी 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 जी। तो इनके फैसले अजब गजब हैं साहब। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि कन्हैया कुमार को दिल्ली की सीट से प्रत्याशी बना करके आखिर ये मैसेज क्या देना चाहते हैं? क्योंकि दिल्ली में जब आप टिकट देते हैं तो दिल्ली का मैसेज तो पूरे देश में जाता है साहब। और ये लड़ेंगे भी मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ेंगे, तो मैसेज क्या है? देखिए साहब, इनको लगता है कि कन्हैया कुमार बड़े अच्छे वक्ता हैं, वो आग लगा देंगे, दिल्ली में बोलेंगे, चारों तरफ कवरेज होगा और उनका मैसेज जाएगा। चूंकि राहुल गांधी की अपनी बात नहीं जा रही, तो वो अब आप सोचिए, जिस कन्हैया कुमार ने
एनएसयूआई पे सबसे बड़ा आलोचक रहे, जो कहते थे एनएसयूआई मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा, उनको एनएसयूआई के इंचार्ज बना दिया। जो कहते थे कांग्रेस गरीबी, इंदिरा गांधी गरीबी तो नहीं हटा पाई, गरीबों को हटा दिया उन्होंने। उनके वीडियो इस समय आप सोशल मीडिया मैंने ट्वीट किया है। उस कांग्रेस ने इनको ले भी लिया और टिकट भी दे दिया। अब ये तो भाई इनकी बलिहारी है। जो योगेंद्र यादव कहते थे कि कांग्रेस को मर जाना चाहिए, उनका बड़ा फेमस आर्टिकल कांग्रेस को मर जाना चाहिए, वो योगेंद्र यादव राहुल गांधी की स्पीच लिखते हैं। जिनके लिए अभी गौरव ने कहा कि साहब 40 साल में क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़े, वो पिछले 30 साल से कांग्रेस का मैनिफेस्टो बना रहे हैं जयराम रमेश। तो बस ऐसे ही है साहब, ऐसा ही है। कोई हारा हुआ है, कोई लड़ाई हुआ नहीं है, और इस तरह का। और देखिए एक बात सुनिए ना आप, राहुल गांधी एक मॉरल अथॉरिटी भी लूज कर गए हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस के हाई कमांड ना हाई बचाओ कमांड में तो करते ही नहीं। वो आप हाई कमांड तभी तक होते हैं जब तक आपका नाम देख के आपके नाम पर वोट पड़ते हैं। कहाँ पड़ रहे हैं आप वोट लाने की। अगर आपकी पार्टी की सबसे बड़ी लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने तो 55 चुनाव हारे हैं, प्रियंका गांधी का तो कोई हिसाब ही नहीं। इकलौती लीडर जिनको कहा जाता है कि उन्होंने 2004 में चुनाव जीत लिया, सोनिया गांधी, अगर वो भी चुनाव क्षेत्र छोड़ के राजसभा में चली गई तो आप सोचिए। हालांकि ये भी बड़ी भारी विसंगति है। जितनी सीट पाकर सोनिया गांधी को कहा जाता है चुनाव उन्होंने जीत लिया, उससे 50-60 सीट ज्यादा लाके राहुल गांधी के लिए राजीव गांधी के लिए कहा जाता तो चुनाव हार गए। राजीव गांधी जितने वोट जितनी सीट लाकर 1989 में कहते चुनाव हार गए, उससे भी 50-60 सीट कम लाके सोनिया गांधी के लिए कहते हैं चुनाव जीत गए। ये एक नैरेटिव है उनका। ये बताइए, दिल्ली में 3 टिकट घोषित किए हैं कांग्रेस ने। एक सीट पर तो इन्होंने कन्हैया कुमार, जिस पर हम चर्चा कर चुके। दूसरी सीट पर उदित राज, जो पिछली बार भी चुनाव हारे थे। और तीसरी सीट पर जेपी अग्रवाल। जेपी अग्रवाल 79 ईयर्स ओल्ड हैं। और ठीक है, एक एक जमाना था जब उनका सम्मान हुआ करता था, उनकी तूती बोलती थी दिल्ली की राजनीति में, लेकिन अब तो टाइम बदल चुका है। और खंडेलवाल के खिलाफ उनको चांदनी चौक से आप टिकट दे रहे हैं। जो नई लीडरशिप है, जिनमें अजय माकन भी हो सकते थे, संदीप दीक्षित भी हो सकते थे, अरविंदर लवली हो सकते थे, बाकी छोड़ दीजिए, चलिए अलका लांबा भी हो सकती थी। उनको टिकट देने के बजाय आप कन्हैया को दे रहे हैं, 79 साल के जेपी अग्रवाल को दे रहे हैं, उदित राज को दे रहे हैं। आप आगे की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? देखिए कन्हैया की बात हो गई ओंकार जी, उदित राज एक पॉलिटिकल चुटकुला बन के रह गए। उदित राज एक पॉलिटिकल चुटकुला बन के रह गए। आप उनकी बातें सुने, इतनी बेसिर पैर की बातें मैंने आज तक किसी पॉलिटिशियन को, मतलब मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, कह रही थी मियाँ मियाँ खलीफा दिल से कलाकार हैं, अदाकार हैं। मैंने हॉलीवुड को बहुत क्लोजली देखा है, मियाँ खलीफा से ज्यादा उनके अच्छा उनको कोई अदाकार नहीं मिला। सोचिए आप इसका ये मेंटल लेवल आप समझ लीजिए। और उसके बाद में थोड़ी देर में उनकी मारपीट की नौबत आ गई जो लड़का इंटरव्यू ले रहा था उससे। तो ये तो भाई इनका तो कोई क्या कहे और क्या करे। जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरह मतलब कितने समर्थक कितने फॉलोअर, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अभी देखिए बीच में एक बात अखिलेश यादव की बाहर आई थी, जहां पे उन्होंने कहा था किसी सीट के लिए अपने किसी समर्थक से, अरे यार किसी को भी दे दो, हार नहीं तो है, वो सीट कौन सी हमें जीतना, किसी को भी दे दो। कांग्रेस का कुछ एक वही एक अंदाज नजर आ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ने से पहले मानसिक रूप से, रणनीतिक रूप से और पूरी तरह से हार चुकी। अनुपम जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू की बात करें, तो जिस चीज की पिछले कुछ दिनों से बहुत अधिक चर्चा है, चुनावी बॉन्ड की। ओंकार जी मैं आपको एक सेकंड टोक रहा हूं। कन्हैया कुमार को टिकट देने का एक और कारण रहा, जिस तरह की बदजुबानी प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी लोगों से अपेक्षा करते हैं, कन्हैया कुमार उस बदजुबानी के मास्टर हैं। बदजुबान और भी लोग हैं, लेकिन पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, इन्होंने चुनाव ही लड़ने से मना कर दिया। तो कांग्रेस में तमाम लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, मैं चुनाव ही नहीं लड़ना। तो कोई बड़ी बात नहीं, जिन लोगों के नाम आप बता रहे थे, राजीव दीक्षित वगैरह, हो सकता है उनको टिकट ऑफर किया गया, उन्होंने मना कर दिया।
बिल्कुल हो अच्छा, सकता है। राजीव दीक्षित को तो इसलिए भी नहीं हो सकते भाई, वो जो शीला दीक्षित के लड़के हैं वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ इतना ज्यादा बोलते रहे कि उनको लाना आम आदमी पार्टी को स्वीकार नहीं था। और कांग्रेस ने बिहार में लालू यादव का, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का और दिल्ली में केजरीवाल का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। इससे बुरी बात नहीं हो सकती ओंकार जी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इनके पास जब केजरीवाल जेल जा रहे थे, क्योंकि इन्हीं की शिकायत पे जा रहे थे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इनके पास ये कहने की केजरीवाल चोर है, बेईमान है, जो बातें चल रही थी। लेकिन केजरीवाल के साथ जाके सोनिया, प्रियंका, राहुल तीनों खड़े हो गए रैली में। इनके पास सुनहरा अवसर था दिल्ली में अपना वोट बैंक वापस लाने का, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस लाने का। दिल्ली में, पंजाब में, आप देखिए गुजरात में 14% वोट पाया केजरीवाल और 14% वोट कांग्रेस का माइनस हो गया। तो सब जगह आप ही के वोट पे डाका डाल रहे हैं और आप साहब उन्हें डिपेंड कर रहे हैं। कैसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी मेरी समझ के बाहर है उनका। देखिए, मैं तो कहता भी हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि ये लोग मोदी को रोकने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव पर ये लड़ रहे हैं, कैसे वरना अस्तित्व बचा रहे हैं ओंकार जी? इनके पास इनका अस्तित्व खो रहा है दिल्ली में, पंजाब में। और जो पार्टी इनके पास सुनहरा अवसर था उस पार्टी से अपना अस्तित्व वापस लेने का, तो आप जाके उसी केजरीवाल को बचा रहे हैं। आप मुझे बताएं ना, कैसे अपना इनका अस्तित्व भी कहां बच रहा है? इसी तरह की राजनीति करके राहुल गांधी अपनी पुश्तैनी सीट गंवा बैठे और वहां से भाग गए। अरे भाई, संजय गांधी भी वहां से 1977 में अमेठी आ रहे थे, पर संजय गांधी लौट के 1980 में अमेठी जीती। आप एक बार हारे, भाग गए। और भाग ही नहीं गए, जाके वहां पे कहने लगे केरल में कि वोट डालना तो साउथ इंडियंस को ही आता है, नॉर्थ इंडियंस को तो वोट ही डालना नहीं आता। तब से लेके आज से 5 साल में एक दौरा नहीं लगा। मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं ओंकार जी, यात्रा के दौरान छोड़ के एक दौरा इन्होंने अमेठी के नहीं किया। बिल्कुल सही बात। मैं आता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हाल में हुई है, चुनावी बॉन्ड। अभी भी मैं राहुल गांधी का एक हेडलाइन देख रहा था, आजकल ये मीडिया वाले भी राहुल गांधी पर बड़े मेहरबान हैं। वो कह रहे हैं कि चुनावी बॉन्ड जो है, उनके मास्टरमाइंड तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी ने आज बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है और जब वो इस तरह का बयान देते हैं, तो उस बयान के पीछे कुछ ना कुछ उनका सोचा विचारा होता है और फिर भविष्य में जब वो स्टेप उठाते हैं, तो हमें याद आता है कि इन्होंने वो जो बयान दिया था, वो इसी का संकेत देने के लिए दिया था। आज के इंटरव्यू में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये चुनावी बॉन्ड का विरोध करने वाले पछताएंगे। इसका क्या मतलब निकाला जाए अनुपम जी? डिकोड करिए इसको। देखिए, अभी चुनावी बॉन्ड के मुतालिक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। मेरी गट फीलिंग कहती है ओंकार जी कि असली जानकारी सरकार ने रोक के रखी है। वो डिटेल्स जब सामने आएंगे तो चौंकाने वाले होंगे। जैसे राहुल गांधी के शेयर्स नजर आते हैं 5 करोड़ के, 4.5-5 करोड़ के, तो देखा जाता है कि जिस पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर का कोई शेयर ही नहीं है उसमें। उन्होंने अपने सारे शेयर प्राइवेट कंपनीज के लिए रखे हैं और जिन कंपनीज को गाली दे रहे थे उन्हीं कंपनी से पैसे कमा रहे थे। चुनावी बॉन्ड में कुछ ऐसा ही सामने आएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज इंटरव्यू दिया है उसमें कुछ, मुझे लगता है कि अगर कोई सीखना चाहे तो बड़ी राजनीति सीख सकता है। अगर सिर्फ गाली देना चाहे तो फिर क्या, कोई कुछ नहीं, गाली देकर कोई कुछ नहीं सीखता है। प्रधानमंत्री मोदी का जो एक सवाल उनसे किया जाए सनातन को लेके, तो वो ये नहीं कहते हैं कि हम सनातन के रक्षक हैं, कांग्रेस सनातन की विरोध कर रही। तो सब हमको आप भूल जाएं, आप भूल जाएं कि बीजेपी भी। आप सिर्फ इस कांग्रेस को गांधी की कांग्रेस से कंपेयर करें। रामधुन गाते हुए गांधी, और आज कांग्रेस में सनातन को खत्म करने की बात करेगी, राम को गाली दी जा रही है। कि इन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी रुद्राक्ष की माला खुलेआम पहन के घूमती थी, और आप सनातन को कोड़ कह रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का लड़का कह रहा है कि सनातन कोड़ है, खत्म हो जाना चाहिए। डीएमके तो जाने ही दीजिए आप। तो एक बात उन्होंने कही कि क्या मजबूरी इनकी हो सकती है, क्यों ऐसा सरेंडर कर दिया इन्होंने, क्यों इन्होंने अपने ही चरित्र में इतना बदलाव कर लिया। जिस गांधी का नाम लेते हैं उससे अलग, देखिए उन्होंने अपने आप को पिक्चर से ही हटा लिया। उन्होंने राहुल गांधी को, कांग्रेस को इंदिरा गांधी की कांग्रेस के समकक्ष खड़ा कर दिया।
राहुल गांधी की कांग्रेस को महात्मा गांधी की कांग्रेस के समकक्ष खड़ा कर दिया। ये तभी संभव है जब आप अपने से हट के कुछ सोचने को तैयार हैं, जो कांग्रेस जिस सबक को लेने से इनकार करती है। ओंकार जी, और एक खुलासा तो कर गए ना वो, बहुत हल्के से और बड़े प्रेम से उन्होंने खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब कुल कितने उद्योगपतियों ने चुनावी बॉन्ड खरीदे, कितने कैश हुए वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन इनमें से जिन 16 के यहाँ ईडी की या सीबीआई की या इनकम टैक्स विभाग की रेड हुई या कार्रवाई हुई, उन 16 में 33% या 37% तो भारतीय जनता पार्टी को कंट्रीब्यूट किया या चुनावी बॉन्ड उनके नाम पर खरीदे, और 63% भाजपा विरोधियों को दिए। तो एक तरीके से तो वो नेक्ट कर गए, इनको निवस्त्र कर गए कि जिनका हल्ला आप मचा रहे हैं, शरद रेड्डी और फलाने ढिमकाने, उन्होंने कितना तो बीजेपी के लिए किया है और कितना विपक्ष के लिए किया है। नहीं, बहुत सही बात है। और देखिए, मैं आज जो प्रधानमंत्री ने कुछ बड़ी अच्छी बातें कही। जैसे उन्होंने कहा कि आप ईवीएम पे दोष देते हो, इलेक्शन कमीशन पे दोष देते हो। आप तो एक सिग्नेचर से इलेक्शन कमीशन बनाते थे, इलेक्शन कमिश्नर। हमने तो इलेक्शन कमिश्नर के लिए एक न्यायिक पूरी एक प्रक्रिया बनाई, उसमें नेता विपक्ष को बैठाया। आप तो एक प्रधानमंत्री जिसको चाहता था बना देता था, क्योंकि आपने तो ऐसे ऐसे इलेक्शन कमिश्नर बनाया है जो इलेक्शन कमीशन में अपना मियाद पूरी होने करने के बाद सांसद और मंत्री होगा जाके कांग्रेस की सरकार में। उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा। फिर एक बात जो उन्होंने कहा कि भाई ईडी ईडी मुझे कहते हैं लोग, तो भैया केवल 3% ईडी के मुकदमे राजनीतिक लोगों के खिलाफ है, 97% भ्रष्ट अधिकारियों और बिजनेसमैन के खिलाफ है। फिर एक बात वो और कहते हैं, साहब 2014 से पहले 5,000 करोड़ रुपए की ईडी ने संपत्ति जब्त की थी। हमने 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। फिर एक मजेदार बात वो कहते हैं कि साहब ईडी ने 2014 से पहले मात्र 34 लाख रुपए बरामद किए, कैश जब्त किया। बोले इतना तो कि स्कूली बैग में आ जाएगा। अब 34 लाख रुपए, हमने 2200 करोड़ रुपया, 2,200 करोड़ रुपया कैश बरामद किया और जब्त किया है। कांग्रेस बोले साहब वो एक स्कूली बैग में आ जाएगा, हमारे लिए 70 ट्रक लगेंगे। बहुत महीन तरीके से, बहुत बिना नाम लिए, भाई वो अभी एक राजनेता कह रहे थे कि एक झटके में गरीबी हटा देंगे। देखिए ये ठीक नहीं है। इससे क्या होता है कि राजनेताओं के विजडम पे और पूरे पॉलिटिकल भविष्य, पूरे पॉलिटिकल नेतृत्व पे सवाल उठ जाता है। ऐसी बातें ना। तो मतलब बिना राहुल गांधी का नाम लिए उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी के नाम से पूरा विपक्ष ही बदनाम हो रहा है। आप एक बार मोदी को बोलने का मौका देंगे तो पिछले साल 2 साल में जितने उनके आरोप होते हैं सब पे उन्होंने जवाब एक लाइन से देख डाला। एक किसी को जिसे कहना चाहिए बख्शा नहीं। तो मैं समझता हूँ, अच्छा ये भी एक है मोदी की अपनी बात करने की एक कला है। जैसे उन्होंने कहा साहब आप बड़े सख्त डिसीजन, सुना है बड़े डिसीजन लेने वाले। बड़े डिसीजन देश के लिहाज से कहा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा एक बड़ा पॉइंट टू पॉइंट बड़ा क्लियर इंटरव्यू था उनका, बहुत ही क्लियर इंटरव्यू था। और वहीं आप राहुल गांधी को आप देखिए, जब वो इंटरव्यू देते हैं तो कभी कभी तो एक छोटे से सवाल पे मुझे याद है वो 10 मिनट तक सोचते रहे, फिर बोले आई एम थिंकिंग इन माई माइंड। अंग्रेजी मेरे समझ के बारे, बोले आई एम थिंकिंग इन माई माइंड। तो एक बहुत अंतर है। अब ये एक छोटी सी बात है ओंकार जी, आप राहुल गांधी 55 चुनाव हार चुके हैं, इतने लंबे समय से 20 साल में राजनीति के बियाबान भटक रहे हैं और वो साबित कर चुके हैं कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। आप उन्हें 20 साल और ट्राई कर लें। एक आपकी इजाजत से एक छोटी सी बात कह रहा था, एक पुराना एक लतीफा है कि एक बड़े बुजुर्ग आदमी ने कहा कि साहब मैं आज भी उतना ताकतवर हूं जितना मैं अपनी जवानी में हुआ करता था। उन्होंने कैसे, उन्होंने कहा वो पत्थर देख रहे हो बड़ा वाला, वो मैं जवानी में भी नहीं उठा पाता था, आज भी नहीं उठा पाता। तो वही राहुल गांधी की राजनीति है, वो जो 20 साल पहले नहीं कर पाते थे वो आज भी नहीं कर पा रहे, वो आगे नहीं कर पाए। लेकिन मुझे सबसे बेहतरीन जवाब उनका और तरीका जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मतलब कितनी मैच्योरिटी इस आदमी के अंदर है, वो स्मिता बहुत प्रकाश महीन ने तरीके से
स्मिता प्रकाश ने एक फंसाने वाला सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि साहब, चुनाव के बीच में एलन मस्क आ रहे हैं और वो आपके भी बड़े प्रशंसक हैं। जब अमेरिका में आप मिले थे तो उन्होंने कहा था। तो उसका जवाब भी जो उन्होंने दिया बेहद सधा हुआ था कि वो मेरे प्रशंसक हैं, वो भारत अलग बात भारत है, के लेकिन प्रशंसक, भा- वो भारत के भारत। प्रशंसक हैं। एक और फंसाने वाला जवाब सवाल उन्होंने पूछा था। उन्होंने कहा था, साहब एक जगह इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। क्या हम ये माने यूक्रेन में जो आपने किया था, यमन में जो आपने करके दिखाया था कि भारतीयों को वहां से निकाला, तो क्या वो चीज आप पर लागू होती है? साहब, नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता मेरे बारे में जो सोचती है, वो सिर्फ इतना सोचती है कि मैं माँ भारती का एक सपूत हूं, एक बेटा हूं, और दैट्स ऑल। इतना मैच्योर्ड जवाब, मतलब किसी नेता से, किसी राजनेता से आप बहुत कम अपेक्षित करते हैं। वरना आमतौर पर 10 साल जो प्रधानमंत्री रह लिया हो, 13-14 साल जो एक राज्य का मुख्यमंत्री रह लिया हो, उसके वैसे ही कॉलर खड़े हो जाते हैं। और एक अहंकार और एक गलतफहमी जो है, वो किसी को भी, जब इतनी बड़ी पावर आपके हाथ में होती है तो उसके दिमाग में घुस जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के दिमाग में वो गर्मी और वो ताकत दिखाई नहीं दे रही है जो विपक्षी नेताओं के दिमाग में दिखाई देती है हमें। अनुपम जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनसे और सवाल पूछा स्मिता प्रकाश ने, साहब आपके चेहरे पे चुनाव हो रहा है, लोग कह रहे हैं उम्मीदवार मैटर नहीं करता। उन्होंने कहा नहीं, देखिए ऐसे ना कहें, उम्मीदवार ही नहीं, वोटर भी मैटर करता है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी मैटर करता है, एक एक वोट मैटर करता है, वरना इतने बड़े चुनाव का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने कहा साहब गारंटी, उन्होंने कहा गारंटी सिर्फ ये है कि साहब आप कुछ बोले तो आप उसके प्रति एक कमिटमेंट रखें, ऐसे नहीं कि चलती के नाम गाड़ी जो मुंह में आया बोल दिया। तो उन्होंने भाई एक, जैसे जब उन्होंने कहा कि साहब आपका विजन, उन्होंने कहा कि मेरे विजन क्या है, जिसको मेरा विजन कहा जाता है उसमें मैंने 20 लाख लोगों का विचार लिया है, 20 लाख लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं और 20 लाख लोगों के विचार उसमें समाहित हैं। उसको मेरा विजन कहना गलत होगा। तो देखिए, बातों के जादूगर हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है, बहुत अच्छे से वो करते हैं। और मैं समझता हूं कि एक जो बड़ी बात मुझे उनकी लगी, उन्होंने कहा कि साहब राम मंदिर आपका हथियार था। राम मंदिर हमारा हथियार नहीं था, राम मंदिर विपक्ष का हथियार था। हर कुछ दिन में कहते थे मंदिर कब बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब बन गया तो उनके पास कोई हथियार बचा ही नहीं। हाँ, तो उन्होंने कहा हमने उसको हथियार की तरह नहीं चाहा। उन्होंने कहा कि ये मामला तो आप तब निपटा सकते थे जब भारतीय जनता पार्टी पैदा भी नहीं हुई, पर नहीं, आपने नहीं हुआ। आप तो जब फाइनली कोर्ट जजमेंट देने लगी तो भी आपका वकील खड़ा होकर कपिल सिब्बल कह रहा था कि साहब जजमेंट ना दें, अभी इसको लटका दें, अभी चुनाव आने वाला, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने तो हमेशा इसको ज्यादा से ज्यादा लटकाने की कोशिश की, और साहब ताने भी हमको देते थे कि साहब तारीख नहीं बताएंगे। बन गया मंदिर तो उन्होंने कहा हमने कोई हथियार नहीं चलाया। हकीकत यह है कि राम मंदिर बनने के बाद विपक्ष के हाथ से हथियार समाप्त हो गया, एकदम उन्होंने बाजी पलट दी। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कई मुद्दों पर आपने चर्चा के लिए समय निकाला, ओशियन नेटवर्क के लिए। थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज अ नमस्कार। प्लेजर बीइंग हियर सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।